हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 6 की अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आप इसके बारे में जानेंगे और हम देखेंगे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे तो पढ़ना अच्छी बात होता है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 95% आपकी कोर्स का जो ये चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6th चैप्टर, यह अब इस वीडियो का पूरा हो जाएगा इस वीडियो से। तो ये हमारा चैनल है क्वालिटी मोनू, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जहाँ पर बात होगी यूएन की, हम जानेंगे यूएन का नाम कैसे पड़ा, ये भी हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, जिसे यूएन कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय विश्व के स्तर पर विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करता है। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जैसे कारण जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये रासायनिक फैलाव बढ़ रहा है, ओजोन में छेद हो रहा है और वो धूप की किरणें पड़ रही हैं, अल्ट्रावेव, और इससे समुद्र तल की जो ऊंचाई बढ़ने का खतरा है कि समुद्र का पानी बढ़ता जाएगा। तो जैसे द्वीप हैं, जैसे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप में द्वीप हैं छोटे छोटे, वो डूब जाएंगे। तो ये भी ये समाधान करता है कि किसको कितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालना चाहिए और किस देश को कितना कम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता में क्यों पड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए कि शांतिपूर्ण उस सभा में आए जो यूएन ने, अभी मैं बताऊंगा उसकी महासभा की, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा हर एक महासभा की, में आए और शांतिपूर्ण अपनी बात रखें। चर्चिल ने कहा था ना कि हथियार चलाने की बजाय जबान चलाई जाए, चर्चिल ने कहा था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे। और युद्ध की रोकथाम में सहायक होता है और विश्व में आर्थिक विकास में सहायक होता है। और प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना, जैसे भी महामारी चल रही है कोरोना कोविड-19 में, कोरोना के और भी पहले के वायरस आ रखे थे, लेकिन ये 2019 में आया था, इस वजह से कोविड-19 इसका नाम रख दिया था। और ऐसा है, अब ये महामारी से निपटने के लिए इसके यूएन की एक एजेंसी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी निपटारा करती है महामारी से। और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, ये सब यूएन का भी काम होता है। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। आपको पता ही है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 1914 से लेकर 1918 से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगला विश्व युद्ध ना हो, इसे रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन 1920 में बनाई गई। ये समझ लो यूएन की तरह ही एक संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशन, इसे 1920 में बनाया गया। लेकिन ये असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि सब अपनी बात यहाँ पर, सब अपना दबदबा दिखाना चाहते थे। फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, क्योंकि नहीं हमारी चलनी चाहिए, ये सब, इस वजह से कोई इसकी नहीं सुनता था, इस वजह से असफल रहा। और इसके असफल होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और बहुत लोग मारे गए, और अमेरिका ने जापान पे बम फेंका और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। और अब हम लीग ऑफ नेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। मतलब अगर कोई संगठन बनता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो उसके पीछे ये नहीं है कि उसके पीछे, जैसे अगर आज कोई संगठन बना है तो आज बात नहीं होगी, उसके 4-5 साल पहले ही उसकी बात चल रही होगी, उसका नाम दे दिया गया होगा। जैसे पाकिस्तान बटा नहीं था तो पाकिस्तान का नाम पहले ही दे दिया गया था, क्योंकि ये पाकिस्तान देश होगा, पाकिस्तान की मांग कर दी गई थी इस वजह से। और जनवरी 1942 में ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ 26 मित्र राष्ट्र मिलके, क्योंकि ध्रुवीय राष्ट्र को खत्म करना है, वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि ये घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए। और 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। और फिर एक देश और जुड़ा, पोलैंड, जो 151वां
देश हुआ, और ये बात है 15 अक्टूबर 1945 की। और इसके जो 51 देश है वह मूल संस्थापक हैं यूएन के। अब ये आता है कि यूनाइटेड नेशन इसका नाम कैसे पड़ा, यूनाइटेड नेशन इसका नाम पे कैसे पड़ा यूएन। तो मैं आपको बताऊंगा 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट ने इसे यूएन नाम दिया। ये भी आ सकता है, वैसे आएगा नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है तभी भी। और 24 अक्टूबर 1945 के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और 24 अक्टूबर को ही यूएन दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और 30 अक्टूबर 1945 में भारत इसका सदस्य बन गया था। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि मई 2013 में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई थी, और जो 193वां सदस्य है वो सूडान, दक्षिणी सूडान है। यह आ सकता है 193वां सदस्य कौन सा है, सूडान है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुरक्षा परिषद इसके प्रमुख कौन कौन से। सुरक्षा परिषद की मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये है सुरक्षा परिषद। आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, और इसके उद्देश्य क्या है, शांति एवं सुरक्षा कायम कर रखना और सैन्य कार्रवाई करना, इसके सुरक्षा परिषद के काम होते हैं। और सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस। और इन पे वीटो पावर है, ये वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई विवाद उठता है या पाकिस्तान अपना विवाद को लेके वहां जाता है और वो कहता है हमें भारत के किसे घोषित कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान ये आतंकवादी है, आतंकवादी देश है, आतंकवाद को पैदा करता है, तो वीटो पावर वो लगा देता है चीन। क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है, उसके साथ अच्छे संबंध है, कि भारत के साथ इसके चीन के साथ बुरे संबंध है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये, और मैं आपको इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और अस्थायी, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि महासभा की फोटो ये आपको दिख ही रही होगी। ये 193 जो सदस्य हैं वो यहाँ बैठते हैं, इसके सदस्यों की संख्या 193 है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके उद्देश्य क्या है कि सदस्य प्रवेश और मिलन या बजट पर पारित करना, क्योंकि कौन सा बजट पारित होगा, और ये वोट का यहाँ वोटिंग होती है। अब मैं आपको दिखा दूं ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, ये आपको दिख रही होगी फोटो में। ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग ये 14 सदस्य हैं, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और वैसे तो इसका काम 1994 से बंद कर दिया गया है, और इसका उद्देश्य था विशेष क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक उन्नति करना, और इसे 1994 में इसका काम बंद कर दिया गया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे आपको फोटो दिख रही होगी, ये 15 जज होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हेग मतलब है नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपको ये याद रखना, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही का ही हेडक्वार्टर या मुख्यालय हेग में है, बाकी सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और जिसका उद्देश्य क्या है, देशों को पारस्परिक विवादों को आपसी झगड़े से क्षेत्रीय और सीमा विवाद पर विचार करना, क्योंकि ये सीमा विवाद ना हो उस पर विचार करना इनके है। अब हम देख लेते हैं सचिवालय क्या है। सचिवालय जहां पर एंटोनियो गुटेरेस बैठते हैं, आपको ये बिल्डिंग दिखी रही होगी, इसमें महासचिव बैठते हैं। और एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, और 2017 में इनका कार्यकाल शुरू हुआ था और अब तक ये है, तो ये भी देख लेना। अब लास्ट जो आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एकदम सामाजिक परिषद ये आपको दिख ही रही है, इसके 57 सदस्य हैं, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा स्वास्थ्य पर विचार केंद्र करे और महासभा की रिपोर्ट भेजना। और ये 3 साल के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं,
और ये हर एक साल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के साथ अपनी बातचीत करता है, मीटिंग करता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, जो न्यायाधीश हैं, जो 15 न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, इंटरनेशनल कोर्ट के, तो ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं। 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। अब ये मैं संयुक्त राष्ट्रीय, अच्छा राष्ट्र लिखना था लेकिन मैंने राष्ट्रीय लिख दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ये सारे के सारे महासचिव हैं 9 के 9। जो 9वें हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के, इनका नाम आ सकता है, आप याद रखना। और जो नॉर्वे के हैं वो प्रथम महासचिव हैं यूएनओ के। और यूएनओ के में एक और बता दो, जो यूएनओ के महासचिव होता है वो 5 स्थायी सदस्यों में से नहीं चुना जाएगा, ये आपको याद रखना। जो यूएनओ का महासचिव होता है वो 5 स्थायी सदस्यों से, जो सुरक्षा परिषद के, उसमें से वो नहीं चुना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एजेंसियां हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए इनकी फुल फॉर्म। या WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को हो गया, ये सब आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपकी बुक में इनके मुख्यालय स्थापना नहीं दे रखा था, मैंने आपको ये भी दे दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ठीक है। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार हुए शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध के बाद जो हर किसी संगठन में सुधार अनिवार्य होता है और सुधार किया जाना चाहिए। किसी भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो, उसमें सुधार जरूर किया जाना चाहिए, ये अनिवार्य होता है। कि वक्त पे कुछ ऐसी नहीं है कि पहले जो चीज़ अच्छी चल रही थी वो आज के लिए अनुकूल ना हो, इसमें सुधार होना अनिवार्य है। और इसी के 2 तरह के वो करा था कि इस संगठन के बनावट पर और इसके प्रक्रिया पर सुधार किया जाए, और इस संगठन के न्याय अधिकार वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। और सबसे बड़ी बहस तो ये थी सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर, कि सुरक्षा परिषद स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। भारत तो इसका फुल जो वो करता है क्योंकि समर्थन, क्योंकि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि वीटो पावर तो उन पे है। तो वीटो पावर अगर उन पे रहेगी और अगर वो मनमानी चलाएंगे और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, भारत तो उसका पुरजोर समर्थन करता है। और संयुक्त राष्ट्र की भारत का पक्ष क्या है स्थायी सदस्य को लेकर? भारत ये कहता है कि आज़ादी के दृष्टिकोण में बड़े राष्ट्र हो, भारत भी है। स्थिर लोकतंत्र, मानवाधिकार की निष्ठा करता हो, ये भी भारत करता है। उभरती हुई आर्थिक ताकत हो, भारत उभरती हुई आर्थिक ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में लगातार योगदान दे रहा हो, ये भी भारत करता है। और शांति बहरहाल में भारत का सबसे बड़ा योगदान है, कि शांति बहरहाल में, कि शांति बहाल करने में, कि शांति ही चाहता है भारत। तो इस वजह से भारत, लेकिन भारत को सदस्य, अगर कोई सदस्य स्थायी सदस्य की बनाने की बात उठती है तो चीन वीटो पावर लगा देता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता, क्योंकि भारत स्थायी सदस्य तो अस्थायी सदस्य तो रह चुका है भारत, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं रह चुका, और ना इसे बनाने चाहता, क्योंकि अगर भारत को बना दिया जाएगा स्थायी सदस्य बढ़ा के, तो और भी देश, दक्षिणी अमेरिका हो गया, और भी बहुत से देश हैं जो ये कहेंगे हमें भी बनाओ, इस वजह से। और संयुक्त शीत युद्ध के बाद यूएन में 1991 में नए बदलाव आए थे। 1991 में क्या बदलाव आए थे? क्योंकि सोवियत संघ बिखर चुका था, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले की वीडियो में, और अमेरिका सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर चुका था, और चीन की सबसे बड़ी एक महाशक्ति बनकर उभर रहा था, और भारत भी कम नहीं था। मैंने अभी आपको बताया भारत भी उभर रहा है सबसे अर्थव्यवस्था लेके। और विश्व के सामने कड़ी चुनौती तो एक थी कि जनसंहार जो हिटलर ने करवाया, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद और पर्यावरण हानि का तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और इसे निपटाने के लिए बहुत से वो भी चलाए, COP19, एजेंडा 21, ये इसे समाप्त करने के लिए चलाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सभा में एक स्वीकृति 3 मुख्य शिकायतें थी। क्या शिकायत थी वो हम बताता हूं मैं आपको, कि सुरक्षा परिषद अब राजनीति वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, और इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों की छाप होती है,
और इनका दबदबा होता है, और चंद देशों का इस पर दबदबा होता है कि पश्चिमी देश मतलब अमेरिका का उसकी सबसे बड़ा योगदान है, अमेरिका सबसे बड़ा पैसा जाता है इस वजह से। अभी मैं आपको बताऊंगा। और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। और जनवरी 1997 में महासचिव कॉफी ने के बाद जो महासचिव बने थे, जैसे मैंने आपको बताता है कौन से महासचिव है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये 7वें महासचिव थे यूएनओ के। इन्होंने एक सुझाव दिया कि जैसे मैंने आपको बता दिया था कि बड़ी स्थायी सदस्य या कोई सदस्य बनने के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, एक बड़ी सेना होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, आपको ये देख लेना, भारत के पास सब कुछ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में देश में अपना योगदान होना चाहिए, आज़ादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, और ऐसे देश में जो लोकतंत्र और मानव अधिकार को सम्मान करता हो भारत करता है, और कोई भी अपने भूगोलिक अर्थव्यवस्था संस्कृति के लिहाज से विविधता रखता हो। भारत तो बहुत विविधता, भारत में तो इतनी विविधता है और कहीं हो ही नहीं सकती। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार ये हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब अस्तित्व के इसके 60 साल पूरे हो गए थे, इसके बर्थडे बनाया गया था, सालगिरह बनाई गई थी 2005 में, तो बहुत सारे कदम भी उठाए गए थे जो निम्नलिखित कदम, जैसे शांति स्थापक आयोग का गठन हुआ, संस्थापक आयोग का गठन हुआ, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करी गई 19 जून 2006 में जो लागू हो गया, और हर रूप नीति की आतंकवाद की निंदा करी गई कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, और एक लोकतंत्र कोष का गठन हुआ, और ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। जैसे मैं बता रहा हूँ 1994 में इसका काम बंद कर दिया गया, धीरे धीरे से बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत का पक्ष क्या है, जैसे मैंने आपको तो पहले बता ही दिया है कि भारत समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न देशों का सहयोगी के बीच में बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाए, और निभा भी रहा है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी। ये वो है सुरक्षा परिषद के। अब एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे मैंने आपको बताया एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया है अमेरिका ने। अमेरिका क्योंकि एक महाशक्ति था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद तो अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा, और ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। प्रभाव तो होगा ही क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका का ही जाता है उसमें बजट में, और सबसे बड़ा योगदान भी अमेरिका रहा है। और अमेरिका की भू क्षेत्र पर वो स्थित है, यूएनओ उसकी जमीन पर है, ये भी बहुत बड़ा खास प्रभाव है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासचिव भी होता है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति का दबदबे, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया ना कि ये बनेगा, तो थोड़ा दबदबा दिखाई देता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का दबदबा है यूएनओ पर। अभी मैं इस चित्र के द्वारा भी समझाऊंगा आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ की थोड़ी कमियां भी है, लेकिन इसके बिना तो दुनिया बहरहाल है। आप ये सोचो, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन हो तो कोई भी देश किसी पे भी हमला कर देगा, मतलब बहस तो होगी नहीं। जैसे चर्चिल ने कहा था कि हथियार चलाने की जगह जवान लड़ाई जाए, तो फिर तो हथियार ही हथियार चलेंगे, जवान तो लड़ेगी नहीं। जवान लड़ाने के लिए तो 193 देश एक काउंसिलिंग महासभा में बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, और विश्व के आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का भी महत्व बढ़ेगा, क्योंकि अलग अलग कुछ अलग सोच आएंगे, इस वजह से इसकी बढ़ेगी पारस्परिक निर्भरता, और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी महत्व बढ़ेगा। अब ये चित्र आपको दिख ही रहा होगा, मैं जूम नहीं कर सकता लेकिन आपको दिख ही रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो यूं कह रहे हैं, एक हाथ में उनके ग्लव्स है जिसमें वॉर लिखा है, और एक हाथ में यूएन से बात समझा रहे हैं कि क्या अगर यूएन से बात समझा रहे हो प्यार से तो समझ जाओ, नहीं तो फिर वॉर के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका ये जताना चाहता है अगर यूएन की बात से समझो तो समझो, नहीं तो फिर वॉर के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देख लेते हैं लास्ट जिसका पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन क्या है। पहले देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। यह IMF की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है वहां पर इसका मुख्यालय है।
और विश्व स्तर पर वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता है और सहायता भी करता है। अब आएगा WB, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और मानव विकास जैसे स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण, पर्यावरण सुरक्षा आधारभूत ढांचे पर अपना सुशासन के लिए काम करता है और लोन वोन भी देता किसी की, अगर गरीब देश है या अफ्रीका के कुछ देश हैं जो अल्प विकसित हैं, उनको लोन देता है कि आप उभरे। अब है WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1945 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यह इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है कि नियम क्या होंगे। अब IAEA, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये इसकी स्थापना हुई 1957 में और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में और इसका उद्देश्य है कि यह संगठन प्रामाणिक और ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और सैन्य उद्देश्य के इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है कि ये सैन्य इसका इस्तेमाल ना करे, इसको रोकने की कोशिश करता है। अब HRW, ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना हुई थी 1978 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में और यह स्वयंसेवी संगठन मानव अधिकारों की वकालत करता है और इनके अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन पर आधारित है। अब है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अपने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस अपने नियर बाय जैसे दिलशाद गार्डन में रेड क्रॉस हॉस्पिटल देखा हुआ है, ये महामारी का यह निपटारा करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में और इसका भी मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता करता है, मतलब इलाज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था महामारी में भी, और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को भी लागू करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस क्या है अभी हम देख लेते हैं। 1971 में स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करता है। यह दबाव डालने का कार्य करता है ग्रीन पीस। अगर ये आपको चैप्टर समझ आया हो, आपको वैसे तो मैंने 96-95% आप इस चैप्टर का पूरा कर दिया, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और हम एक फैमिली की तरह है, हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे और बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, अच्छा कंटेंट मैं ला के दूंगा, बहुत कुछ आपको सोच रखा है। और ये डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और हर एक चैप्टर की आपको हर एक वीडियो की वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी, उसे भी जाके ज्वाइन करें।